हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान का सेंटअप एग्जाम हुआ है, इसमें 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था और जितना भी हम आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाए हैं उसी में से ये 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है। तो जो भी बच्चे हमारे पास पढ़े होंगे वो पूरे के पूरे यहाँ पे 40 में 40 नंबर ला देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 48 प्रश्न दिया था जिसमें से आपको कितना बनाना था, 40 प्रश्न बनाना था और आप 40 प्रश्न बना भी चुके होंगे। तो अब मिला लीजिए कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का रहा? यूनान का रहा। काफी बार ये प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी हम कई बार बता चुके हैं कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। ये भी प्रश्न हम 1000 बार से ज्यादा बता चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न भी हम आपको बता चुके हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बरदौली किसान आंदोलन की जो महिलाएं थी वो दी थी यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे सरदार की उपाधि, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे? तो ये 1907 में किए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार बता चुके हैं, जितना भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उतना हम आपको यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमारे से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ? कैसा जमाखोरी संभव हुआ? तो संपत्ति का यहाँ पे जमाखोरी संभव हुआ, यानी यहाँ पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ये भी हम आपको बता चुके हैं कैसी यहाँ पे आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कैसी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवाद एवं नाजीवाद शासन का यहाँ पे उदय हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भी हम बता रहे हैं वो 100% सही है, एक भी प्रश्न हम आपको गलत नहीं बताएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, और ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? कौन बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आप देखिए 9 नंबर प्रश्न के किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो यहाँ पे सिविल सेवा जो परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की यहाँ पे मांग बढ़ा दी, तो किसने बढ़ाई? तो चीन ने ही बढ़ाई, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस देश ने किया था? तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले चीन ने ही किया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, कागज का आविष्कार यही ने किया था, चीन ने ही। और यहाँ पे मुद्रण का भी शुरुआत किसने किया था? तो चीन ने ही किया था। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न भी देखिए, ये भी हम आपको करवा चुके हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आप लोग मिलाते चलिए कि आपका कितना सही है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, लैंगिक विभाजन है। यहाँ पे आपको बताना है कि लैंगिक विभाजन कौन है? तो स्त्री और पुरुष के बीच का जो जैविक अंतर है वही क्या है, लैंगिक विभाजन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। कौन एक संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था, ये क्या है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार बता चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर भी प्रश्न हम कल ही शाम को बताए थे कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो कहां से हुई थी? तो ये राजस्थान से हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वो हम आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी चुके हैं। अगर आपको 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उद्देश्य प्राप्त सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक दलों का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे सत्ता प्राप्त करना होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो कितनी थी? तो 10% थी। ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्य और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, किसके द्वारा यहाँ पे उसका दल की मान्यता और जो उसको चिन्ह मिलता है, चुनाव चिन्ह, वो कौन प्रदान करता है? तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, चिन्ह प्रदान किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर भी प्रश्न हम आपको कल शाम में कराए थे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर देखिए कल शाम को आपको हम बताए थे कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी, और ये प्रश्न हम आपको भी करवा चुके हैं, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को माना जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न रहता कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का यहाँ पे आत्मा किसे माना जाता है? तो आत्मा यहाँ पे क्या होता? संविधान होता, लेकिन यहाँ पे प्राण किसे माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो समताप रेखा कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे बताना है कि बिहार का जो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है कौन है? तो वो पटना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? यहाँ पे बताना है कि बिहार का वो कौन सा शहर है जहां पे जूट उद्योग क्या है? स्थापित है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कटिहार में ये क्या है? स्थापित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? जो खाद्य कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है? ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार करवा चुके हैं। ये कहाँ पे स्थित है? बरौनी में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न भी काफी बार करवा चुके हैं कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका उपयोग हम सीमेंट उद्योग में करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो जो दरभंगा है वो क्या है? गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार के जूट उत्पादन में, यहाँ पे देखिए जो बिहार में जूट उत्पादन है उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि गिरावट हो रहा है कि स्थिर है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहार में जूट उत्पादन है उसमें क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो किस वर्ष दिया गया, तो ये 2005 में दिया गया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी का आंसर यहाँ पे 100% सही है, तो आप लोग विश्वास जरूर कीजिएगा, एकदम 100% सही है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कोलकाता यहाँ पे रिसड़ा क्षेत्र रहा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न भी हम आपको काफी बार बता चुके हैं कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। जो गेहूं है वो किस प्रकार की फसल है, तो गेहूं ये एक रबी फसल है, और चावल कैसी फसल है, तो खरीफ फसल है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। यदि किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो उपभोक्ता कहां पे शिकायत करेगा, तो ये राज्य आयोग में ये शिकायत करेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर यहाँ पे देखिए राशि, अगर सेवाओं का यहाँ पे मूल्य अगर 20 लाख से कम है तो वो कहाँ पे शिकायत करेगा, तो जिला फोरम में शिकायत करेगा। अगर यहाँ पे देखिए 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से कम रुपया हो तो वो कहाँ पे शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग में यहाँ पे शिकायत करेगा। अगर राशि यहाँ पे देखिए 1 करोड़ से अधिक है तो वो कहाँ पे शिकायत करेगा, तो राष्ट्रीय यहाँ पे आयोग में यहाँ पे क्या करेगा, शिकायत करेगा। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, तो आप लोग यहाँ पे इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, जो एक से अधिक देशों में उसका कंपनी होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। जैसे हो गया फोर्ड, यहाँ पे देखिए फोर्ड भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है। ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी एक से अधिक देशों में है। यानी आपको कोका कोला यहाँ पे बांग्लादेश में भी मिलेगा, श्रीलंका में भी मिलेगा, नेपाल में भी मिलेगा, इंडिया में भी मिलेगा, यानी हर एक देश में मिलता है। एक से अधिक देशों में जो कंपनियां होती हैं उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, यानी यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, लेकिन यहाँ पे समाजीकरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी है नई आर्थिक नीति के उद्देश्य में ये है, लेकिन यहाँ पे समाजीकरण नहीं है। आइए देखते हैं आप अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र है नहीं है। इसमें से बताना है कि जो आर्थिक विकास होता है उसका यहाँ पे मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, और इसमें से आपको बताना है कि कौन एक क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कृषि क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है, और यहाँ पे सेवा क्षेत्र आता है, लेकिन मनोरंजन क्षेत्र नहीं आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये 1969 में किया गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो जो यहाँ पे कृषि क्षेत्र है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो औद्योगिक क्षेत्र है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और जो सेवा क्षेत्र है जिसमें बैंकिंग आता है वो क्या है, यहाँ पे तृतीय क्षेत्र है। तो ये इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्न में से कौन सी नहीं है। तो जो वो ये वाणिज्य बैंक है ये नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन गैर, यहाँ पे गैर लिखा है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है तो वो कौन सी है, तो वित्त है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना है तो वो शिक्षा है, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं है, ये है आर्थिक है। और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कौन है, तो ये वित्त है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो ये 1986 में हुई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड के को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, तो कौन खरीद लिया, कोका कोला ने खरीद लिया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न भी हम आपको करवा चुके हैं कि पृथ्वी के किस सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है, यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन होती है, तो ये पी तरंगे होती हैं, यानी प्राइमरी तरंग, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो मोबाइल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 43 नंबर, ये भी प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो किसकी मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की ली जाती है। ये भी हम प्रश्न आपको कई बार बता चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड क्या है, तो एक भूकंप प्रभावित यहाँ पे इलाका है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न भी देखिए हम आपको कई बार करवा चुके हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पे बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो जो कोसी नदी होती है वो बिहार का यहाँ पे शोक होता है, नदी होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 46 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। यहाँ पे बताना है आपको कि कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा क्या होता है कि जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे हम लोग मानव जनित आपदा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव कराता है, यानी मानव जनित आपदा हुआ, आतंकवाद भी मानव के द्वारा होता है और महामारी भी यहाँ पे मानव के ही द्वारा होता है, यानी ये तीनों क्या है, मानव जनित आपदा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि भूकंप है, भूकंप क्या है, तो भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 48 नंबर, और यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न है 48 नंबर की सुखाड़ का कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ का क्या कारण है, तो यहाँ पे देखिए कम वर्षा ये भी है, मानसूनी वर्षा की सीमित अवधि ये भी है, और यहाँ पे देखिए अपर्याप्त जल यहाँ पे संचरण, यानी ये भी क्या है, इनमें से सभी क्या है, यहाँ पे सुखाड़ का कारण है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही था। इसमें हम आपको 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, लेकिन आपको परीक्षा में इसमें 40 ही बनाना था, तो आपको यहाँ पे 48 में से 8 प्रश्न आपको छोड़ देना था, और जो आपको 40 प्रश्न जो याद है उसे ही आपको यहाँ पे बनाना था, तो आप लोग बना भी चुके हैं और मिला भी लिए हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका यहाँ पे 40 में से कितना सही हुआ। तो यहाँ पे 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लास लिया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।